Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम AIATC जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है उसकी बात करेंगे। टॉपिक वाइज आपका क्या कंप्लीट सिलेबस रहेगा फॉर द पार्ट बी एंड पार्ट ए, यानी कि जो आपका पार्ट ए है जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका जीए जीके आना है। इसका सिलेबस तो बाद में देखेंगे। एक बार मैं आपको फटाफट से जो फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप लोग पूछोगे तो बताता हूँ। कई सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं। अब देखो, जो आपका एटीसी का एग्जाम हो रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूसली इसका पैटर्न चेंज हुआ है। पहली बार जब आपके एग्जामिनेशन ये कंडक्ट हुए तो इन्होंने गेट के क्वेश्चंस डाले थोड़े से। अगली बार हुए तो इन्होंने कहीं ना कहीं बीएससी लेवल के डाले। फिर यहाँ पे ये 10 प्लस आपका 11 प्लस 12 पे शिफ्ट कर गए हैं। और इस बार की नोटिफिकेशन में ये पहली बार है जब सिलेबस में लिखा हुआ है कि 10+2 लेवल के आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि आपका यहाँ पे 12th क्लास के यहाँ पे मोस्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक्स आपको, ये जो टॉपिक बताऊंगा उनको कंप्लीट करने के बाद और करने हैं टू बी इन द सेफ पोजीशन, ठीक है। और लास्ट टाइम भी एटीसी जो एआई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने बीच में एक नोटिफिकेशन डाला था जिसमें सिलेबस था आपका, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स लिखे हुए थे और बाद में जो पेपर आया ना वो उन्हीं टॉपिक्स से आया था। और फिर उन्होंने एआई वालों ने उस पर्टिकुलर जो पीडीएफ को उन्होंने अपलोड की थी उसे डिलीट भी कर दिया। तो ये लोग ऐसी चीजें करते रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब फटाफट से एक बार सिलेबस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे आपका एटीसी में आपका सबसे पहले मैथ्स की बात करेगी, फिजिक्स की। चलो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, जो आपका पार्ट बी है। इसमें क्या कुछ चीजें पूछी जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि आपको याद रखने हैं, क्या कुछ आएंगे क्या नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है, कई जगह आपको सिलेबस वगैरह बताया गया, उसमें कुछ चीजें नहीं बताई उन्होंने, तो उनको भी एक बार देख लेना अगर आपको एक्स्ट्रा इसमें मिलता है तो। अब देखो, अगर मैं आपसे सेक्शन वाइज जो टॉपिक्स होते हैं ना उनकी बात करूं, तो एक तो आपका आएगा यहाँ पे वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। एंड 3D ज्योमेट्री, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका जो भी वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, 3D ज्योमेट्री होती है और प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे इसके अंदर बेसिकली आ जाते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें आपका, एक तो वेक्टर्स करने पड़ेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं कैसे होते हैं। फिर आपका 3D ज्योमेट्री होती है, इसमें भी अगेन हमें वेक्टर्स का यूज करके कुछ डिडक्शंस करने होते हैं। देन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग अगर आप देखोगे तो वो सारा का सारा आपको ये जो पर्टिकुलर यूनिट है वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, इसके अंदर ही मिलेगा। और फिर आपका एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी से आप लिख के रख लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पीएनडीसी से पक्का पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपका दूसरा वाला जो यूनिट है, सेकंड यूनिट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलस वाला पार्ट, ठीक है। कैलकुलस, अब कैलकुलस में भी आपको जो मेन फोकस रखना है ना, ये फोकस रखना अपना 12th क्लास की एनसीईआरटी पे, ठीक है। अगर ये कर लो तो आरडी शर्मा की एक बुक आती है, आरडी शर्मा नाम से, उसमें ना बहुत सारा कैलकुलस को ही लेके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपको कौन से करने हैं, जो उसमें लास्ट वाली एक्सरसाइजेस होती है ना, सबसे लास्ट में आपको ऐसा मिलेगा। अगर कोई चैप्टर इसमें होगा आपका, अ, अगर लेटर से कोई चैप्टर 8 है तो 8.8 या 8.9 जो लास्ट वाली एक्सरसाइजेस है ना, उनको एक बार सॉल्व कर लेना, इसके सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना। दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। अच्छा, ये तो सबको पता ही होगा ना कैलकुलस में क्या क्या आता है। जैसे कि आपका लिमिट्स आ जाते हैं, ठीक है। लिमिट्स एंड फंक्शंस। तो लिमिट्स एंड फंक्शंस का बेसिकली जो पार्ट है ना कैलकुलस के अंदर, ये 11th क्लास में है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं ठीक है। फिर आपका हो गया कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देन आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है इंटीग्रल्स। तो आपको इंटीग्रल्स के जो भी बेसिक टाइप होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो इंटीग्रल की ना कुछ बेसिक टाइप है, अराउंड 15 to 16 है, वो तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। जैसे मैं इंटीग्रेशन करा दूं अंडर रूट x² प्लस माइनस एक्स ए स्क्वायर का, ठीक है। जो भी बेसिक टाइप है वो आपको करने हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन अगर मैंने आपसे बोला
कि मैं इस तरीके का इंटीग्रेशन करा रहा हूँ अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका डी एक्स यहाँ पे। तो ऐसे जितने भी टाइप्स है ना उन सबको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है। इंटीग्रल्स के बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें एरिया वगैरह निकालना होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स अच्छा ये एक बार बताना इसके कौन कौन से बेसिक से टाइप, अगर आपको सारे नहीं आते हैं तो बताना, ये मैं बता दूंगा कौन कौन से टाइप्स आपको करने हैं जो मोस्ट ऑफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसमें ही आपका 6 वाला जो पार्ट आता है वो आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशंस ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर मैं आपसे बात करूं कैलकुलस का। ठीक है, पता है ना कैसे dx ओवर dy प्लस पी वाई इक्वल टू में आपका क्यू हो जाएगा, या फिर आपका जो भी फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, बेसिक सी फॉर्मेट दो ही होती हैं, एक होता है आपका dy ओवर dx, तो प्लस में आपका पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट मिलेगी, या फिर dx ओवर dy प्लस का आपको पी एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट मिलेगी। पी और क्यू यहाँ पे फंक्शन होते हैं, और ये पी और क्यू क्या है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, फंक्शंस। और यहाँ पे जो एक्स और वाई है ये कांस्टेंट है। तो ये हो गया आपका कैलकुलस का जो भी पार्ट आपका आ सकता है एग्जामिनेशन में। इसके बाद आते हैं अलजेब्रा पे। ठीक है, अलजेब्रा, ये जो अलजेब्रा है आपकी, ये वो वाली नहीं है जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, ये है आपकी 12th वाली। ठीक है, इसमें आपके टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि आपका मैथमेटिकल इंडक्शन आ गया है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन आ जाएगा, इंडक्शन। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स 12th क्लास में सभी ने पढ़े हैं ना। एंड आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनकी जितनी भी कंडीशंस बनती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कंडीशंस तो आपको सारी की सारी करनी ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी प्रॉपर्टी करके जाना एनी हाउ। ठीक है, फिर आता है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। अगेन लीनियर इक्वालिटीज में भी कई सारी कंडीशंस बनती हैं, तो ये सारी की सारी कंडीशंस भी आपको करनी है। ठीक है, अरे समझ रहे हो ना, अलजेब्रिक सॉल्यूशन होता है ना लीनियर इक्वालिटीज का वेरिएबल के फॉर्म में। फिर आपका सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, टू वेरिएबल के फॉर्म में होता है। ग्राफिक उसमें ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट में मिलेगा आपको लीनियर इक्वालिटीज में, वो नहीं करना। बाकी आपका लीनियर इक्वालिटीज का अलजेब्रिक सॉल्यूशन इन वन वेरिएबल और उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर, ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देन इसमें आ गया आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेसिक से जो आपके पार्ट्स होते हैं लाइक फैक्टोरियल, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया, और डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, इनका कनेक्शन, जो भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे के सारे इसमें कर लेना। देन इसमें आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का पूरी बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से कर लेना। अगर आर डी शर्मा है आपके पास तो उसमें लास्ट की एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग वाली करना। एनसीईआरटी है तो पूरा करना है। ठीक है, बाइनोमियल का एक्चुअली आर डी शर्मा जो बुक है इसमें थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा ही दे दिया है। ठीक है, और फिर आपका इसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लियर है, सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेना। इसमें जो स्पेशल सीरीज के टर्म्स होते हैं वो कर ही लेना। लाइक मैंने अगर सिग्मा एन क्यूब बोल दिया, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक फॉर्म में है। इसके थोड़े से एडवांस वर्जन ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो कर लेना। ए एम जी पी जी एम, आपका रिलेशन ए एम जी एम के बीच में, एच पी के बीच में, एच एम हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। तो इनके रिलेशंस पे ज्यादा काम करना, ये नहीं कि बस बेसिक से फॉर्मूले रट लिए। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला होता है वो अकेले मत रट के जाना। ए एम जी एम एच एम हो गया, ए पी हो गया, जी पी हो गया, जनरल टर्म्स ऑफ जीपी हो गए, जीपी का nth टर्म हो गया, रिलेशन हो गया, स्पेशल सीरीज हो गई, तो ये करके जाना है। ठीक है, क्लियर है, एम आई क्लियर। चलो, इसके बाद में आपकी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या आती है अब हमारे पास में, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या करना है, तो इसमें देखो आपका क्या हो गया, एक तो बेसिक सा 2D हो गया। 2D वाली चीज आपको 11th वाली क्लास में बताई गई है, वो देख लेना। या फिर अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2D का बेसिक्स वगैरह दिया है, तो इस पे थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसमें आता है वही कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया, आपका स्लोप ऑफ लाइन हो गई, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, स्लोप निकालना है, पैरेलल टू एक्सिस है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया,
पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें ना आपको एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन करके, स्ट्रेट लाइंस करके उसमें दिया गया है। तो ये सब आपको अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे। कोई इंटरसेप्ट फॉर्म है आपका तो वो कैसे, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ये हम कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का। पॉइंट फॉर्म हो गया या फिर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। तो ये अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेट लाइन में आएगी। स्ट्रेट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही सेकंड चैप्टर आता है आपका कोनिक सेक्शंस का। कोनिक सेक्शंस का तो ये भी आपको अच्छे से करना है। कोनिक सेक्शन में क्या आता है ना, जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये जो है जैसे इसमें सर्कल आ गया, एलिप्स आ गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, पैराबोला, देन आपका हाइपरबोला हो गया, हाइपरबोला। इन चार के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम करना है। फिर इसमें आपको बेसिक सी चीजें देख लेनी कि बेसिक इक्वेशन क्या होती है। फिर एक डीजनरेटेड केस होता है कोनिक इक्वेशंस का, कोनिक सेक्शंस का डीजेनरेटेड केस, डीजेनरेटेड केस होता है, ये पढ़ लेना। कभी कभार इससे क्वेश्चंस आ जाता है, ज्यादा नहीं आते। और प्रॉपर्टीज आपको ये जो हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स है, इनकी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी दे रखी है, दो दो तीन तीन, बस वही करना। ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है। अगर आपसे ज्यादा डीप में जाना है तो स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ लेना। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट में आपका क्या चीजें पूछ सकता है, ये बात समझ में आ गई है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली। चलो अब आपका बचता है ले दे के यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स। तो ये वाला चैप्टर देख लेना, स्टैटिस्टिक्स अलग से दे रखा है, बेसिक्स है देख लेना। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दोनों चैप्टर्स आपको ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी में मिलेंगे। जितना गिवन है उतने की रीडिंग कर लेना मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो स्टैटिस्टिक्स में स्टार्टिंग की एक दो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में। इसके अलावा दो चैप्टर और बचते हैं, एक है आपका सेट्स और दूसरा है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अच्छा अगर मैं इसके अंदर भी आपसे बात करूं कि सेट के अंदर क्या हो जाएगा, तो जो भी आपके एम्प्टी सेट हो गए, एम्प्टी सेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से पूछते ही हैं, आदत है। और आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हो गए, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट्स हो गए। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ सेट हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट सेट के तो आपको क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, वेन डायग्राम हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी सेट्स में आती हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस में क्या होगा ना कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, लेटर से मैंने आपको आर क्रॉस आर दे दिया, तो इसका आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी। रिलेशन का आपका पिक्टोरियल डायग्राम जो होता है ना, उसको एक बार समझने के लिए यूज कर लेना। बाकी जो ट्वेल्थ के बोर्ड्स होते हैं उनमें पिक्टोरियल डायग्राम वगैरह से आता है क्वेश्चन। ऐसे आपके जो एग्जाम्स हैं इनमें पिक्टोरियल नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल समझने के लिए जरूरी होता है। और बाकी इसमें फिर आपका फंक्शंस के अंदर डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया, रेंज हो गया, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस, ये अलग से पूछा जा सकता है। पॉलिनोमियल हो गया, रेशनल मॉडुलस सिग्नम हो गया, इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस पूछे जाते हैं। ग्राफ वगैरह दिए जाएंगे, आपको ग्राफ मिलेंगे ना तो उनको निग्लेक्ट मत करना। जैसा मैंने बोला पिक्टोरियल हो गया, ग्राफ हो गया, इनको समझना, इनकी हेल्प से आप समझ पाओगे चीजों को। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं कि ये आएगा नहीं, बट समझने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गया। फिर एक आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इससे अच्छे क्वेश्चंस अगेन हर बार मिलते हैं, तो इस बार भी मिलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल हो गया, रेडियंस हो गए, ठीक है, कन्वर्जन हो गया आपका। फिर आपके अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, आइडेंटिटीज हो गई एंड प्रॉपर्टीज, इनको तो बहुत अच्छे से करना है। आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज, एंड व्हेन आई एम सेइंग आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज, तो ये आपको करनी ही है। ये मत सोच लेना कि यहाँ पे आप अगर थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि आप थीटा की वैल्यू से पुट करोगे, टाइम लग जाएगा। आइडेंटिटी याद होगी, प्रॉपर्टीज पता होंगी, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत शॉर्टकट के चक्कर में सारी चीजें मत छोड़ देना। अगर मैं आपसे पूछूं साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बेसिक से फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पता है ना, 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये होता है। फिर ऐसे ही मुझे बता दो एक बार कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसे करके जितने भी फॉर्मूलेज होंगे ना वो याद करने हैं। tan x प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला, cot x प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला,
तो ये फॉर्मूलेज जितने भी आपको दिए गए हैं, इवन आपको साइन 2x का फॉर्मूला दिया गया होगा, कॉस 2x का गिवन होगा, कॉस 3x का है, साइन 3x का है, टेन 3x का है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। फिर इसमें आपको मिलेगा जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल सॉल्यूशन से, ठीक है। फिर आगे ना कुछ आपको प्रूफ्स मिलेंगे साइन कोसाइन फॉर्मूले के। प्रूफ को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, जो रिजल्ट आएगा उसको मेमोराइज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जितने भी रिजल्ट होंगे उनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। एम आई क्लियर एंड लाउड, ठीक है। चलो, और आपको एक टॉपिक और याद रखना है यार, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अच्छा इतना कर लोगे ना तो ये मैंने आपको पूरा ही बता दिया, 11 से जो भी इंपॉर्टेंट है, 12 से जो भी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको करना ही है एनी हाउ, अगर आपको अच्छे फ्लाइंग नंबर से उसको क्वालिफाई करना है। अब देखो, मैंने पहले ही बोला हुआ है, अगर आप एटीसी के लिए सीरियस हो तभी प्रिपरेशन करो, ऐसे चलते फिरते इसका एग्जाम देके आओगे तो फायदा ज्यादा होगा नहीं, है ना। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आपको इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, और 3x3 मैट्रिसेस तक की, वैसे आपका 4x4 है, 5x5 है, इसको मत करना, 3x3 मैट्रिसेस तक की आपकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हो गया, चाहे आपका एलिमेंट्री रो हो गई, कॉलम ऑपरेशंस कैसे करेंगे, इसके अलावा आपका क्या होता है इसमें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस हो गई, या फिर आपका डिटर्मिनेंट के अंदर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप एक बार इसमें कर लेना। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट का पार्ट। डिटर्मिनेंट में कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे फॉर्मुलेज हैं, वो सारे के सारे फॉर्मुलेज कर लेना, फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन ही बनेंगे इससे, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, फॉर्मुलेज को याद कर लेना है, हमें क्लियर। सो ये चीजें करो यार, और एक काम करते हैं, आज अभी इस सेशन को इतना ही रखते हैं, मैथ का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला, अगर आप लोग ज्यादा बच्चे हो, आई मीन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो देखते हैं आगे क्या भी है। आपका फिजिक्स का भी इस तरीके से पूरा एक बार एक्सप्लेन करके बता दूंगा, क्या टॉपिक है उसके अंदर, क्या सब टॉपिक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी आपका जो पार्ट ए वाला चीज है ना, पार्ट ए के लिए तो मैं स्पेशल स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि ऐसे इसको टेकल करना है, बिकॉज आपको अपना ज्यादातर टाइम जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में डिवोट करना पड़ेगा। तो पार्ट ए के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर कैसे करें, ठीक है। फिलहाल तो इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सेम नाम से है, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सर्च करोगे मिल जाएगा, सेम लोगो है। ज्वाइन करना, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहीं पे डालता हूँ, आपको कोई डाउट होता है वहां पूछ लेना। ऑलराइट, तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।